ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गई और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थी। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। ये आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिसने पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने सूर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जाबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसोडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा भी भाप चुकी थी।
इरा भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी इरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। इरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और इरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नजर अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था। लारा के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेरदिल सेनापति रह चुके थे और लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। अंबर दल ओहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर दलों में से एक था। यह इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में अंबर दल का लीडर बनने वाला था। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा का अचानक इस तरह से महल में आना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे अपनी ओर आते देखकर शौर्य दल के प्रमुख अरेंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक, सब ठीक तो है? अरेंद्र के सवाल पर लारा ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड़े से हरे रंग के बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए लारा ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं ध्रुव के लिए एक खास चीज लेकर आई हूँ। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियां एक बार फिर से मिल जाएंगी। अरेंद्र ने ध्रुव की ओर देखकर दोबारा लारा को देखते हुए कहा, लेकिन लारा, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरेंद्र की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत से भरी बोतलें दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। अरेंद्र ने उस शरबत की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत? ये तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते लारा। लारा ने देरी किए बिना तुरंत अरेंद्र से कहा, आप जानते हैं ना कि ये करिश्माई शरबत ध्रुव के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में ध्रुव के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अरेंद्र ने कहा, मैं जानता हूँ लारा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस करिश्माई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे ध्रुव को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती हो ही
कि अगर 9वें सितारे से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। अरेंद्र अपनी बात को पूरी करते उसके पहले ही लारा ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ध्रुव का शक्ति का सितारा तो वैसे भी 3 पर ही है। ध्रुव के पास अब हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि अरेंद्र कुछ कहते, लारा की इस बात पर अब ध्रुव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा लारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लारा ने भी तुरंत इस बात का जवाब दिया, अच्छा तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। लारा की इस बात का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। लारा ने अरेंद्र के पास जाकर उन्हें इत्मीनान से कहा, ठीक है, अगर आप इस करिश्माई शरबत को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तुमसे इस शरबत को लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। लारा ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले ध्रुव और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि लारा ने अपने और ध्रुव के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है। अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, यह रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि ध्रुव पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। लारा के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देखकर अब ध्रुव से रहा नहीं जा रहा था। उसे लारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त अंबर दल की लीडर बनने वाली हूँ, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। अंबर दल की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अरेंद्र ने उससे कहा, तो ये है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस बार लारा ने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं पा रहा। लारा की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब लारा ने दोबारा उस करिश्माई शरबत की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस करिश्माई शरबत को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये शरबत कितना कीमती है और ध्रुव के लिए कितना जरूरी है। अब ध्रुव के सब्र का बांध भी टूट चुका था। वो लारा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। ध्रुव के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को
हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? ध्रुव की इस बात पर लारा ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? तब ध्रुव ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की ही हो? इस जवाब पर लारा ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी ध्रुव से बात कर रही हूँ जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। ध्रुव ने बिना वक्त गवाए अपने उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस करिश्माई शरबत की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थी। माहौल गर्माता हुआ देखकर लारा के बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लारा का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। ध्रुव ने उससे पूछा, और वो क्या है? लारा ने कहा, 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। लारा की ये शर्त सुनते ही शौर्य महल में एक सन्नाटा छा गया था। अब सभी की नजरें ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। क्या ध्रुव अपनी मंगेतर लारा की शर्त मानेगा? आखिर क्या वजह है जो ध्रुव की शक्तियां लट से वीर की निगाहें हट नहीं रही थीं। उस लट के पीछे से झांक रही वो काली बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और वो सोने सी चमकती त्वचा को निहारता हुआ वीर मानो भरी क्लास में पीरियड शुरू होने से पहले वाला शोर भी सुन नहीं पा रहा था। 18 साल का खूबसूरत नौजवान वीर प्रिया को निहारता हुआ अपनी सीट को यूं पकड़े बैठा था मानो सीट छूट जाएगी और वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछल जाएगा। उसके दिल की धड़कनें टीवी पर आने वाले म्यूचुअल फंड के ऐड की तरह पर्राटेदार चल रही थीं, मानो कह रही हो, रोमांटिक रिलेशनशिप आर सब्जेक्ट टू सोशल रिस्क, प्लीज रीड द गर्ल केयरफुली बिफोर प्रपोजिंग। पर दिल है कि मानता नहीं। वीर से अब रहा नहीं जा रहा था और वो अपने बैग से एक लाल गुलाब का फूल और एक पिंक कलर का कार्ड निकालता है और धीमे से जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर पूरी क्लास ऐसे शांत हो जाती है जैसे कोई टीचर आ गया हो। वीर हिम्मत जुटाकर प्रिया की तरफ गुलाब का फूल बढ़ा देता है और कह ही डालता है, आई लव यू प्रिया। प्रिया आव देखती है नताब और वीर को एक धक्का देकर दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहती है, शट अप, पीछे देख। वीर को बहुत अजीब लगता है। वो प्यार में आगे बढ़ना चाहता है और माशूका कह रही है कि पीछे देख। वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक भारी आवाज से उसका ध्यान पीछे जाता है। ओ हीरो, आशिक आवारा, चल सीट पर बैठ जा, रिजल्ट अनाउंस करना है। अब वीर को एहसास होता है कि क्लास सच में टीचर को देखकर शांत हुई थी। भाई पोपट होने की भी कोई हद होती है। उस टीचर की ऐसी दहाड़ सुनकर जान चली जाए, ये आशिकी भला क्या चीज है। वीर धड़ाम से वहीं पर बैठ जाता है। क्लास में सभी बच्चे पास हो गए हैं सिवाय एक को छोड़कर। वीर रहे जा। मैथ्स टीचर की ये दूसरी दहाड़ सचमुच जानलेवा थी। सभी हंस पड़ते हैं, प्रिया भी। वीर के सपनों का जहाज उसके एम्बैरेसमेंट के समंदर में डूबता सा फील हो रहा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी के कागज पर वो किस्मत की कलम से जो लव लेटर लिखने वाला था उसे मैथ्स के इक्वेशन खराब कर देंगे। इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट की इससे बुरी टाइमिंग और नहीं हो सकती थी। बेचारा वीर, उसे तो लग रहा था कि पूरी क्लास में प्रिया ही सबसे ज्यादा उस पर हंस रही थी। तभी मैथ्स टीचर आके बिल्कुल वीर के सिर पर खड़ा हो जाता है
और एक पेपर उसके सामने पटक कर कहता है, कल मुझे इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए, समझ गए? लंठ कहीं का। फिर एक ठहाका लगता है और उसमें फिर से सबसे तेज आवाज प्रिया की ही सुनाई देती है, लंठ कहीं का। प्रिया की हंसी, जो वीर के मन के गार्डन में फूल खिला देती थी, वही हंसी आज उसके दिल के झोपड़े में आग लगा रही थी। वीर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उठ के क्लास से बाहर चला जाता है। बेचारा वीर, इतनी समस्याएं तो टीवी सीरियल वाली डेली सोप की हीरोइन को भी कभी नहीं होती जितनी उसको आज हो गई थी। मैथ्स और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए अपना वीर दोनों में ही फेल हो गया। अब पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड साइन भी करवाना है। घर में मम्मी और बहन है, पापा तो अब रहे नहीं। बिजनेस राइवलरी में किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तब से ही शायद वीर का पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। अरे आज तो बड़ी जल्दी आ गया। वीर ने एक टांग घर के अंदर डाली ही थी कि माँ ने गोली की तरह सवाल दाग दिया, जैसे वीर दहलीज नहीं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। वीर भी तैयार था, उसने काउंटर फायर किया। अरे मम्मी, जानती हो आज क्या हुआ है? मम्मी हड़बड़ा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इससे पहले वो कुछ पूछती, वीर बोल पड़ा, अरे बवाल हो गया है मम्मी, बवाल। कॉलेज में वो जो हमारे मैथ्स टीचर है ना, उन्हें कुछ गुंडे पीटने आ गए। मम्मी की चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वीर फिर बोला, सब कह रहे थे किसी औरत से चक्कर है उनका। अरे पर वो तो शादीशुदा है ना, अच्छे आदमी है भाई। माँ ने चिंता जताई। अरे वही तो माँ, तुम तो सब जानती हो उनके बारे में। वेरी गुड, अब इस पेपर पर साइन कर दो। वीर ने चाल चली। क्या है इस पेपर में? माँ ने पूछा। मैथ्स टीचर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है माँ। ये सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को साइन करवा के देना है सर को, वरना डीन सर हमारे जो है ना, वो मैथ्स टीचर को जॉब से निकाल देंगे। वीर ये बोलकर मम्मी को ध्यान से देखने लगा कि उसका पैंतरा काम करता है या नहीं, पर हर बार की तरह आज भी काम कर ही गया। मम्मी ने झट से पेपर पर साइन कर दिया। पेपर पर साइन मिलते ही वीर ऐसे गायब हुआ जैसे माइथो सीरीज में काम होने के बाद नारद मुनि गायब होते हैं। चलो, एक प्रॉब्लम तो निपटी। वीर राहत की सांस लेता हुआ अपने कमरे के बिस्तर पर निढाल होकर गिरता है। वीर का कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इसी कमरे में लड़ी गई थी। मम्मी और बहन को इस कमरे में आने की सख्त मनाही थी, इसीलिए कोई कमरा साफ भी नहीं कर पाता था। वीर ने अपने कान में ईयरफोन्स डाले और हेवी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगा लिया। तभी अचानक उसी म्यूजिक के बीच से एक आवाज सुनाई दी, वीर पुत्र। ये आवाज जानी पहचानी थी। वीर दहशत में आ गया, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता या कर पाता, उसके मोबाइल की स्क्रीन से डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम पॉपकॉर्न की तरह उछलकर बाहर आता है। उस हॉलोग्राम को अचानक देखकर वीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। हार्ट अटैक करवाओगे क्या अंकल? वीर झल्लाता है। डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम बढ़कर अब वीर के कद का हो जाता है। वीर फिर झल्लाता है। आप इस तरह मेरी लाइफ में जब चाहे तब नहीं घुस सकते। खुराना उसकी भावनाओं को समझते हुए कंसर्न दिखाते हैं। पुत्र, तेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसीलिए दुख होता है उनके बेटे को मैथ्स में फेल होता देखकर। आपको कैसे पता? वीर हड़बड़ा जाता है। पुत्र, तुझे तो पता है मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मेरी पहुंच से दूर नहीं है। तुम्हारी लाइफ में हो रही सभी चीजें पता है मुझे, और यही मेरी ड्यूटी है। शायद ऐसे ही मैं तुम्हारे पापा के एहसानों का बदला चुका सकूं। बेटा, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकता हूं ताकि तुम फेल ना हो। डॉक्टर खुराना ने वीर को दिल की बात बताई, पर 18 साल के वीर के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। इस उम्र में ज्ञान नहीं, फ्रीडम चाहिए होती है। डॉक्टर खुराना फिर वीर को कहते हैं, बेटा, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लैब में जॉब भी दे सकता हूँ। तुम चाहो तो अभी से पैसे कमा सकते हो। तुम्हें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बेटा, तुम्हें पता है
हमारी धरती एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन हो। सच में और भी कई ऐसे ग्रह हैं। वीर सोचता है कि वैसे ही मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है और अंकल नए ग्रहों के बारे में सिखा रहे हैं। आखिर कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इस गले पड़ू अंकल से। अब वो समझ चुका है कि डॉक्टर खुराना से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए उसने आसपास देखा और फिर अपना मोबाइल उठाकर पास रखे फिश बोल में डाल दिया। गुड़गुड़ करते मोबाइल के साथ डॉक्टर खुराना का होलोग्राम भी बंद हो गया। वीर ने अपने दोनों हाथों को ऐसे झटका जैसे कोई मुसीबत टल गई हो, पर आज फिर से वीर को मोबाइल टेबल लैंप के नीचे सुखाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोस्तों की आवाज से वीर की नींद खुलती है और वीर को रियलाइज होता है कि वो आज फिर से कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। फटाफट से तैयार होकर वो नीचे आता है। माँ रोज की तरह ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी है, जो भागता हुआ वीर झट से उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी मम्मी पीछे से आवाज देकर उसे रोकती हैं। वीर के पास ज्यादा समय नहीं है, पर वो रुकता है। बेटा, तुम्हारे पापा को गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। माँ के मुंह से ये सुनकर वीर थोड़ा गंभीर हो जाता है। माँ आगे कहती है, मैं समझती हूँ तुम अभी तक के सदमे से बाहर नहीं निकले हो, पर बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आखिर तुम्हें ही इस घर का सहारा बनना है बेटा। ये सब सुनकर वीर बहुत इरिटेट होता है, पर हाँ में सर हिला देता है। तभी माँ अपने हाथ में दबाए 500 के 2 नोट निकाल कर वीर के हाथ में रखते हुए ये कहती है कि वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम दे दे।